हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे हिंदी ग्रामर मास्टर गाइड समास और संधि की आसान ट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे ये कौन कौन से एग्जाम्स में आ जाती है। जेवी एनएसटी, जेएनवीएसटी, जवाहर नवोदय, एआईडब्ल्यूएससी और एसएससी, रेलवेज और बोर्ड एग्जाम, सारे एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं समास और संधि हमारी क्लासेस और हमारे क्लासेस के बाद जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। हिंदी व्याकरण का महत्व। परिचय। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का विज्ञान है। परीक्षाओं में महत्वपूर्ण कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें किस पर फोकस करना है सब फिलहाल? समास और संधि ये शब्द निर्माण के महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक हैं हमारे। तो सबसे पहले देखते हैं। पहला समास है हमारा टॉपिक। तो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और छोटा शब्द बनाना समास कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनाते हैं, जिसे हम समास कहते हैं। जैसे हमने बोला राजा का पुत्र, एक सेंटेंस है, तो हम बोल देते हैं उसको छोटा शब्द राजपुत्र। ठीक है, दो या दो अलग शब्दों को मिलाकर एक छोटा रूप बनाने। देखिए, दो अलग शब्द थे, राजा का पुत्र, इसको हमने मिलाकर बना दिया राजपुत्र। ठीक है, आगे देखेंगे। समास के प्रमुख 6 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से हैं? समास के 6 प्रकार। अव्ययी भाव, इसके बाद यहां पर आ जाएगा द्वंद्व समास, फिर कर्मधारय समास, इसके बाद तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु समास। आप देख पा रहे होंगे इसी के जस्ट नीचे इनको पहचानने की कुछ ट्रिक दी गई है। जैसे अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए, द्वंद्व क्या होता है? दो लोगों के बीच में आपस में द्वंद्व होता है, इसलिए दोनों प्रधान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का ध्यान दिया जाता है, और तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। मतलब हमने आपने भी कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपदान के लिए, ये सब सारी चीजें होती हैं। और बहुब्रीहि में क्या होता है? एक सेंटेंस या फिर एक शब्द दिया होता है, वह किसी तीसरे अर्थ को इंगित करता है। जैसे बोल दिया जाए दशानन, है ना, तो दशानन अर्थात रावण को बोलते हैं, 10 सिरों वाला अर्थात रावण। ठीक है, इसके बाद आ जाता है द्विगु, संख्यावाचक। मतलब सेंटेंस के शुरू में जैसे मान लीजिए लिखा हो त्रिलोक त्रिभुवन, मतलब त्रि क्या है? ये, इसको हम 3 बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये संख्यावाचक हो जाते हैं। अब देखेंगे समास को पहचानने की ट्रिक भी देख लेते हैं। पहले इस ट्रिक को समझते हैं, इसके बाद हम एक एक समास को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, देखिए, अव्ययी भाव समास को। यथा, आ, प्रति, अनु, है ना, ये सारे क्या लगे होते हैं? इसमें प्रत्यय लगे होते हैं। कारक चिन्ह का, की के, सा से छुपे होते हैं। कौन? तत्पुरुष। द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्ह और या फिर और लिखा होता है कहीं ना कहीं, या लोप होता है, जैसे माता पिता लिखा हुआ। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। इसके बाद क्या है? द्विगु समास, जिसका पहला पद कैसा होता है? संख्या या नंबर होता है। जैसे चौराहा, चौ मतलब क्या होता है? चार, चार रास्तों का समूह। भगवान या विशेष व्यक्ति का नाम, बहुब्रीहि समास में क्या हो जाता है? भगवान या किसी विशेष, जैसे मैंने बताया था दशानन अर्थात रावण, तीसरी चीजों को इंगित कर रहा है ना। तो चलिए अब देखेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो हमने क्या देखा था? पहला अव्ययी भाव समास, इसमें क्या देखा था हमने? पहला पद प्रधान होता है ना, और समस्त पद अव्यय या क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। हमने यहाँ पर क्या देखा था? क्या कैसे ऐसे शब्द होते हैं? प्रति, भर, यथा, है ना, ऐसे शब्द आए, या फिर जैसा। आ भी आ जाता है, बड़ा आ, अनु। ठीक है, ये सारे क्या है? इसमें लगे हों। उपसर्ग लगे हों। यहाँ पर मैंने प्रत्यय बता दिया था, प्रत्यय नहीं, प्रत्यय तो पीछे लगता है।
उपसर्ग की बात कहेंगे। उपसर्ग क्या है? आगे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ, अनु, प्रति, भर, यथा जैसे उपसर्ग शब्द कभी भी किसी से शब्द के आगे लगे होते हैं, वो हमारे अव्ययी भाव कहलाते हैं। जैसे देखें आप, प्रतिधन, दिन क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। और यथा धन शक्ति हो जाएगा शक्ति अनुसार या फिर यथाशक्ति। इसके बाद भर पेट, भर आया है, भर पेट तो पेट भर कर। ठीक है, ये हमने अव्ययी भाव समझा। अब हम देखते हैं यहां पर दूसरा द्वंद्व समास, जिसमें हमने क्या बताया था? दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना? दोनों के बीच और या डैश लगा होता है। दोनों पदों के बीच और या डैश लगा होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माता, पिता, दिन रात, सुख दुख। तो यहां पर क्या होता है? या तो डैश लगा होता है, वहां पर और क्या होता है? लुप्त होता है, जिसको हमें समझना होता है। जैसे माता और पिता, दिन और रात, सुख और दुख। इस प्रकार से हम द्वंद्व समास को पहचानेंगे। देखिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। माता और पिता का, दिन और रात का, दोनों पद प्रधान है। समझ पा रहे हैं आप? कभी आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास में होते हैं। तीसरा देखेंगे अब हम, कर्मधारय समास, है ना? कर्मधारय में हमने क्या देखा था? विशेषण और विशेष का संबंध होता है इसमें। विशेषण और विशेष का संबंध होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे मान ले हम उदाहरण, देखें, नील कमल। ठीक है, तो नील क्या है? कलर है, और कमल क्या है? नीला है जो कमल, तो नील कमल हो गया। तो यह क्या हो गया? कमल संज्ञा, और ये हो गई विशेषता, नीला है जो कमल। फिर इसके बाद आएगा क्या? दूसरा उदाहरण, महापुरुष। पुरुष कैसा है? महान है, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है ये। तो पुरुष क्या है? संज्ञा, और महान क्या है? विशेषण, है ना? समझ पा रहे हैं इस बात को? सज्जन, अच्छा जन, इस ऐसे। अब ट्रिक इसको ऐसे भी याद कर ले, कैसा प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो कर्मधारय है ना? मान लीजिए हमने नील कमल देखा था, तो कैसा कमल है? कैसा कमल है क्वेश्चन पूछा, हमने बताया फिर नीला कमल है, नीला कमल है। हमने पूछा कैसा पुरुष, उत्तर मिला महान पुरुष। तो इस ट्रिक को आप याद रखें कि इसमें ट्रिक है कर्मधारय की, आपको कैसा क्वेश्चन मार्क प्रश्न पूछना है
उस वाक्य से उसका उत्तर मिल जाए, उत्तर मिला तो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक ये याद रखेंगे आप। अब देखेंगे अगला तत्पुरुष समास, चौथा है तत्पुरुष समास। देखेंगे आप, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो शब्दों को जोड़कर तो बनता है ये कोई तीसरा, है ना। तो इसमें क्या है, पहला पद प्रधान ना होके दूसरा प्रधान होता है इसमें पद। ठीक है, दोनों शब्दों के बीच कोई कारक चिन्ह, मतलब इसमें से क्या, इन दोनों के बीच में, जैसे ये कोई शब्द है और ये कोई शब्द है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, कारक चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ता, की, से, को, में, ये सारे कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखें, जैसे राजपुत्र, इसको हम लिखेंगे राजा का पुत्र, वनवास आ जाएगा, वन में वास आ जाएगा। दूसरा, तीसरा ग्राम गमन, इसको ऐसे लिखेंगे ग्राम, समास विग्रह करेंगे ग्राम को गमन। ठीक है, तो ये इसके देखिए क्या आ गए, कारक चिन्ह जो कि छुपे हुए थे। तो इस प्रकार यदि कारक चिन्ह आ जाते हैं तो आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर कारक चिन्ह का उपयोग हुआ। अब चलिए एक बार हम कारक चिन्हों को भी देख लेते हैं, कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं। तो हम देखते हैं यहां से, इसकी एक सारणी होती है, यहाँ पर होता है कारक और एक तरफ होते हैं इसके चिन्ह। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, फिर संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होने में, है ना, अलग होने में, कोई भी चीज किसी से अलग हो रही हो। फिर इसके बाद आ जाता है संबंध का, के, की। ठीक है, लास्ट में आ जाता है संबोधन, है ना, किसी चीज को संबोधित करते हैं, किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, तो आ जाता है हे, अरे, हे, अरे और ओ। इस प्रकार से ये कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का के की और संबोधन हे, अरे, ओ, ये हमारे कारक चिन्ह हो गए, जो कि हमारे तत्पुरुष समास में विलुप्त होते हैं या छुपे होते हैं, इनको हमें समझना होता है। जैसे राजा, राजपुत्र तो राजा का पुत्र, वनवास वन में वास, ग्राम गमन तो ग्राम को गमन। इस चीज को आप समझ पाएंगे, तत्पुरुष समास को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर तत्पुरुष के बाद बहुब्रीहि समास, पांचवा आ जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, जिसमें क्या होता है, ना पहला पद ना दूसरा पद, जबकि ये जो तीसरा होता है जिसको हम समास बोलते हैं, तीसरा जो पद है यह प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है आपका, ना तो पहला ना तो दूसरा, तीसरा व्यक्ति या वस्तु जो बोध होता है उसका। इसका आप डायरेक्ट उदाहरण देखें, जैसे नीलकंठ, किसको बोलते हैं, नीला
कंठ वाला किसको बोलते हैं? कौन है नीलाकंठ? शिव जी को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने विष धारण किया था। ठीक है, अब आ जाता है जैसे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज वैसे तो है चार भुजाओं वाला, है ना, चार भुजाओं वाला। इसको हम देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें चतुर्भुज है। आप बोलेंगे इसमें मैडम द्विगु भी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें संख्यावाचक भी है। तो यदि आपके ऑप्शन में द्विगु और बहुब्री दोनों है तो उस क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं माना जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका बहुब्री या द्विगु दोनों में से कोई एक है तो आप उन दोनों में से ही किसी एक को लगाएं। इसके बाद देखिए आप दशानन, 10 मुख वाला, अर्थात कौन होता है? रावण, है ना, तीसरा पद प्रधान हुआ। इस प्रकार से हमारा ये हुआ बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे छठवां और लास्ट समास जिसको हम बोलते हैं द्विगु समास, जो कि क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है जिसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक। देखिए दो पद होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा? पहला पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, तो यही पद प्रधान भी होता है और संख्या पद होगा। जैसे उदाहरण मान लीजिए त्रिलोक, है ना, 3 लोक, इसका विग्रह करेंगे 3 लोक। सप्तर्षि, है ना, क्या आ जाएगा? 7 ऋषि। ठीक है, इसके बाद पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। तो समझ गए आप, हमने छह के 6 समासों को देखा, सबके बारे में देखा कि किसका पद कौन सा प्रधान होता है। और ये था हमारा लास्ट द्विगु समास, जिसमें क्या होता है? संख्यावाची होता है पहला पद। तो आप समझ गए, हमने देखा अव्यय भाव पहला पद, द्वंद्व समास में दोनों पद, कर्मधारय में संज्ञा होती है और उसके पहले एक विशेषण होता है, और कर्मधारय में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसा, अगर उसका आंसर मिल जाता है तो कर्मधारय हो जाता है। तत्पुरुष में याद रखें कारक चिन्ह छुपे होते हैं। कारक चिन्ह भी हमने देखी, बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में संख्यावाची होता है। अब चलिए, आपको यदि कभी समास भूल भी जाते हैं कि 6 के 6 समास को कैसे याद रखें, तो आप एक ये चीज याद रखें, अव्यय पहले, द्वंद्व दोनों, है ना, ठीक है, कर्मधाराय गुण बताए, तत्पुरुष कारक छिपाए, बहुब्रीहि तीसरा बताए, और अंत में द्विगु संख्या दिखलाए। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसा। अव्यय मतलब पहला समास हमारा, इसका पहला पद प्रधान होता है ना, ये पहला पद क्या है आपका? पहला पद प्रधान। इसके बाद ये आ गया द्वंद्व दूसरा समास, इसमें क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, दोनों पद प्रधान, दोनों पद। फिर आता है कर्मधारय, तो ये हमारा तीसरा समास हो गया। इसमें क्या कहता है? ये कर्मधारय गुण बताए। तो इसमें हमने गुण देखा था, कौन से गुण बताता है? कभी हम क्या कैसा वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और विशेषण का गुण बताता है ना, उसकी विशेषता बताता है, गुण बताता है। इसके बाद देखेंगे तत्पुरुष, चौथा समास है हमारा। ये क्या करता है? कारक छुपाता है। हमने कारक भी पढ़े थे पूरे, उसी में से है। इसके बाद ये आता है हमारा पांचवा बहुब्रीहि समास। इसमें क्या है? तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, ये देखा। इसके बाद लास्ट है छठवा द्विगु, जो कि संख्या बताता है, मतलब 2, 3, 4 इस प्रकार से समाहार होता है। तो ये हमने देखे सारे अपने समासों को यहाँ पर पढ़ा और रिवाइज किया। चलिए अब देखते हैं हमारे पास
एक प्रैक्टिस भी है, क्वेश्चन है कुछ समास प्रैक्टिस चैलेंज। तो राजा का पुत्र किस समास का उदाहरण है ना, सॉरी, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है। तो अब हमें किसी समास को समझना है तो पहले हमें उसका विग्रह आना चाहिए। राजपुत्र अर्थात क्या होगा, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र होगा। तो का की के किस में होता है, हमेशा तत्पुरुष में होता है। तो ये आ जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा दिन रात। तो हम क्या करते हैं, इसका विग्रह कैसे करेंगे, दिन रात में डैश लगा है तो दिन और रात, तो दिन और रात दोनों पद प्रधान हो गए। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व में होते हैं। इस प्रकार से द्वंद्व, द्विगु क्या होता है, संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह छुपे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने द्वंद्व इससे छाटा कि कैसे इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं हम संधि क्या है। दो वर्णों या लेटर्स को आपस में या पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय, उसको हम बोलेंगे विद्यालय। दो वर्ण आए आपस में, है ना, दो पहले तो ये शब्द आए, उसके जो कुछ एक लास्ट का वर्ण और इसका पहला वर्ण, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इससे नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं संधि। समास में दो शब्दों का मेल होता है जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखें। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं या दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो आप आंसर याद रखेंगे कि दो शब्दों के मेल को समास और दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब देखेंगे संधि के मुख्य तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों का मेल, उदाहरण छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना देता है, स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर व्यंजन संधि बनाते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर बनाते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग में हमेशा ये ह्रस्व और ये विसर्ग लगे होते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल, मतलब एक तरफ क्या होगा, विसर्ग होगा, यहाँ पे या तो स्वर का मेल हो जाएगा और या फिर व्यंजन का मेल हो जाएगा, जिससे विसर्ग संधि बनती है। इसके बाद देखेंगे स्वर्ग संधि पहचानने की ट्रिक, दीर्घ संधि। स्वर्ग संधि पहचानने की ट्रिक, इसमें कौन कौन सी संधि होती है स्वर्ग संधि में, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि होता है। दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्राएं होती है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सारी चीजें होती, जैसे भानुदय, विद्यालय। गुण संधि में एक मात्रा वाले होते हैं, ए ओ वाले होते हैं, ओ ऐसे हमारे गुण संधि में होते हैं, जैसे महेश और महोदय। इसके बाद वृद्धि संधि, दो मात्राएं होती हैं, ऐ और औ, सदैव, महौषधि, महौषध। इसके बाद यण संधि, इसमें य व र से पहले आधा अक्षर आ जाए, जैसे स्वागत इत्यादि, ये सारे यण संधि के उदाहरण हैं। य से या से याद रखें, या व र वृद्धि में मात्रा बढ़ जाती है, गुण में एक मात्रा होती है, दीर्घ में, दीर्घ से आप याद रखें बड़ी मात्राओं वाला दीर्घ संधि होता है। इसके बाद दीर्घ संधि, आप यहाँ पर प्रैक्टिस देखें अब संधि से संबंधित। विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, तो सबसे पहले आपको संधि विग्रह करना आना चाहिए, विद्या धन आलय, ठीक है। तो दो छोटे बड़े आ की मात्रा दोनों मिल रही है तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिम धन आलय, तो इसका संधि विग्रह क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा हिमालय का, तो हिम धन आलय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे मिक्स क्वेश्चन है समास और संधि के। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा मतलब चार राहों का स्थान, है ना, चार राहों का स्थान, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा समास होगा, आप बताएंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। अब नीलकंठ बताया था मैंने, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। इसके बाद स्वागत का सही संधि विच्छेद बताएं, तो सुधन आगत, स्वागत। सदैव में कौन सी संधि देखी, इसमें दो मात्रा लगी है, हमने क्या देखा था,
एक होता है गुण और एक होती है वृद्धि। गुण में हमेशा एक मात्रा होती है और वृद्धि में हमेशा दो मात्राओं का समूह बनता है, तो ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, स्वागत हमने देखा था। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, जहां पर कभी भी या व रा से पहले क्या आ जाए, छोटे आधे स्वर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, यह संधि कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, वा के पहले कोई भी आ जाए आधा, उसको हम ऐसा बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे रैपिड फायर राउंड, जल्दी उत्तर सोचो। यथाशक्ति में कौन सा समास है, महोदय में कौन सी संधि है, माता पिता में कौन सा समास है, भानुदय संधि का नाम बताओ, दशानन में कौन सा समास है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। यदि आपसे नहीं बनता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इसके आंसर आपको जरूर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ आपको उस क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूव करते रहिए, अच्छे एग्जाम देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।